और अब बात करेंगे केरल की राजनीति की। पीएफआई नेता की गिरफ्तारी किस तरह से वहां पर एक बड़ी राजनीति का सबब बनी है, इस पर बात करेंगे। केरल में पीएफआई नेता की गिरफ्तारी हुई है। अबू बकर सिद्दीकी की गिरफ्तारी हुई है। आरएसएस नेता की हत्या के मामले में अबू बकर सिद्दीकी को गिरफ्तार किया गया है। केरल के पलक्कड़ में आरएसएस कार्यकर्ता श्रीनिवासन की हत्या के मामले में केरल पुलिस ने पीएफआई के नेता अबू बकर सिद्दीकी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पीएफआई का जिला सचिव है, जिस पर श्रीनिवासन की हत्या की साजिश रचने, हत्यारों को प्रेरित करने और उन्हें मदद करने का आरोप है। उधर भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी इन दिनों केरल में हैं और उसके बाद राजनीति गर्म है इसको लेकर के, इस पूरे मुद्दे को लेकर के। केरल यात्रा के पहले दिन कांग्रेस पार्टी ने आरएसएस के खाकी पैंट में आग लगे हुए दर्शाता हुआ एक पोस्टर रिलीज किया था और एक पोस्टर प्रश्न चिन्ह खड़े कर गया। कांग्रेस नेता ने सफाई दी थी कि पुतला जलाना उनका संवैधानिक अधिकार है और वो उसका प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन क्या वे आज एक निर्दोष आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या के मामले में हुई बड़ी गिरफ्तारी में अब अपने लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग करेंगे और क्या इस हत्या की भर्त्सना करेंगे? केरल में स्थानीय बीजेपी नेताओं का आरोप था कि एक समुदाय को खुश करने के लिए इस तरह के जलाने वाले पुतले जारी किए गए। इसके पीछे एक समुदाय को खुश करने की मंशा थी, लेकिन क्या एक वर्ग के मानवाधिकार के सवाल पर कांग्रेस पार्टी ने कोई प्रतिक्रिया दी है? क्या दूसरे लोगों के लिए मानवाधिकार के सवाल नहीं उठते? केरल के कन्नूर जिले में पिछले 10 वर्षों में 200 से ज्यादा संघ के कार्यकर्ता मारे गए हैं। राजनीतिक हिंसा का नाम देकर अक्सर इन हत्याओं पर पानी डाल दिया जाता है, उनकी चर्चा नहीं की जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अपनी संस्कृति और अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रहे अल्पसंख्यक हो चुके हिंदू समुदाय के साथ ऐसा भेदभाव क्यों है? केरल में अल्पसंख्यक हो चुके हिंदू समुदाय पर इस तरह के हमले पर मानवाधिकार संगठनों के मुंह क्यों नहीं खुलते? ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों अल्पसंख्यकों की राजनीति जो करती है पार्टी, तो आखिर जो हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं केरल में उनके लिए उनके मुंह नहीं खुलते। इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में 3 खास मेहमान यहाँ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में विनीता हरिहरन बीजेपी से जुड़ी हुई हैं। विनीता जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ में विजय कौशिक जी जुड़े हुए हैं कांग्रेस से, बहुत स्वागत है विजय कौशिक जी आपका। और साथ ही साथ आर राजगोपालन जी जुड़े हुए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम विनीता कौशिक जी आपके पास आते हैं। विनीता कौशिक जी, जिस तरह से पीएफआई नेता की इस पूरे मामले में गिरफ्तारी की गई है और इसके पहले लगातार हत्याएं होती रही हैं, लेकिन जो स्वर रहे हैं वो दूसरी पार्टियों के बड़े मंद रहे हैं इस पूरे प्रकरण में। कभी भी कोई खुलकर भर्त्सना करना या ये कहना कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक समुदाय को ओवरऑल पूरे देश में तुष्टीकरण की राजनीति जो है वो केरल में चलती रही है, क्या कहेंगे आप? जी नमस्ते, मेरा नाम विनीता हरिहरन है। ये जो ट्रेंड है केरला में, जो पीएफआई एक्टिविस्ट जो लिंक्ड है इस लगातार जो हत्या हुई है एक्टिविस्ट की केरला में, आरएसएस वर्कर्स की जो हत्या हुई है, बहुत ही दर्दनाक है। और हम जो टाइम्स में रह रहे हैं, काफी डेंजरस टाइम्स है यहाँ केरला में। और जिसकी जो नेटवर्क है इसकी, जो अगर हम उसके डिटेल इन्वेस्टिगेशन करें, तो डिटेल एनालिसिस करें, तो हमें पता लगता है कि इसकी नेटवर्क का इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड। पीएफआई एक्टिविस्ट में रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, इट इज लिंक्ड टू वेरियस, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट और फायर फोर्स डिपार्टमेंट, उन सब से नाता जुड़ रही है अभी। और जो एविडेंस मिली है वो एक छोड़पुरा करके एक डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर एक कंडक्टर की जो मोबाइल में दिए गए जो एविडेंस है, उस मोबाइल से हमें सारे डेटा मिली है इस पीएफआई एक्टिविस्ट के जो नेटवर्क है उनकी। और वो पुलिस में भी एक व्हाट्सएप ग्रुप है ग्रीन लाइट करके, तो ग्रीन लाइट करके जो व्हाट्सएप ग्रुप है, ये ऐसे खबरें निकलती रहती है इन दिस व्हाट्सएप ग्रुप से। और ये जो लिंक है, इनको बोलते हैं रिपोर्टर्स करके बोलते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट में एक रिपोर्टर है जो एरिया कमांडर को रिपोर्ट करती है पीएफआई में, और उन्होंने टारगेट किए हैं सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, 14 डिस्ट्रिक्ट जो केरला में है, एक डिस्ट्रिक्ट में एक आरएसएस वर्कर को या नेता को या लीडर को उन्होंने टारगेट किया है। बीजेपी में भी और काफी बाकी सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में भी उन्होंने टारगेट करके रखे हैं इस लिस्ट को।
तो ये काफी एक नेटवर्क प्लान, एक टेररिस्ट ग्रुप जैसे प्लान नेटवर्क है ये। और इनकी जो इट इज हाई टाइम इसकी जो इन्वेस्टिगेशन करने, डीप एनालिसिस करके इसको ब्रेक करने की काफी हाई टाइम हो गई है। तो ये लगातार जो सीरीज ऑफ किलिंग हो रही है आरएसएस वर्कर्स और की, जो ये काफी खतरनाक जी ट्रेंड है केरला में, जिससे चलिए, हाईली एजुकेटेड विनीता जी सोसाइटी आपके पास छोड़ती है दोबारा आएंगे। विजय कौशिक जी और हमारे साथ में आर राजगोपालन जी बने हुए हैं। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है बीजेपी की, उसको देख लेते हैं, सुन लेते हैं, उसके बाद आपके पास ये चर्चा जारी करेंगे। दिल्ली में जिस तरह से आम आदमी पार्टी सरकार के द्वारा भ्रष्टाचार के नित नए खुलासे हो रहे हैं और उससे आम आदमी पार्टी के चेहरा बेनकाब हो रहा है कि सत्ता पाने से पहले वो कुछ और थे, सत्ता पाने के बाद उनके चाल चरित्र चेहरा बदल गया है और एक ही मानसिकता है कि कैसे भी सत्ता में आओ और लूटपाट करो, कब्जे करो, गुंडागर्दी करो। इसका एक नया उदाहरण दिल्ली के मालवीय नगर इलाके के अंदर मिला है। जो जगह सरकार की है, डीडीए की है, उस पर लैंड जिहादियों के द्वारा जो आम आदमी पार्टी के वहां के विधायक सोमनाथ भारती, जो अरविंद केजरीवाल जी के बड़े करीबी हैं, उनके पुराने छात्र जीवन के सखा भी रहे हैं, उनके सोमनाथ भारती के संरक्षण में लैंड जिहादियों के द्वारा पहले पुराने कब्रिस्तान की जगह, जो दिल्ली वक्फ बोर्ड की जगह है, उस जगह को कब्जा किया गया। वहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई गई। उस बिल्डिंग माफिया को चलाने वाले दो शख्स, लियाकत अली और मकसुद्दीन, ये दो शख्स जो वहां के विधायक सोमनाथ भारती के नियरेस्ट एंड डियरेस्ट, लेफ्ट एंड राइट हैं, जो आम आदमी पार्टी के विधायक केजरीवाल के नजदीकी, सोमनाथ भारती के नजदीकी है। वो दिल्ली वक्फ बोर्ड के द्वारा, दिल्ली वक्फ बोर्ड की जो जगह है जो कब्रिस्तान के लिए थी, उस पर कब्जा कर लिया और फिर उसके बाद यही लोग लैंड जिहाद के नाम पर आम आदमी पार्टी की संरक्षण में डियर पार्क जो डीडीए का है, उस पर कब्रिस्तान बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इस कोशिश का समर्थन वहां के आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती उसकी कोशिश कर रहे हैं। इसका ये ताजा तरीन उदाहरण है। ये देखिए, ये बोर्ड जो आप देख रहे हैं, कदीमी मुस्लिम कब्रिस्तान हौज खास गांव, ये उस डियर पार्क की जगह पर लगा है जो डीडीए की जगह है, डियर पार्क की। ये देखिए, सौजन्य से ये मिटा दिया गया है। ये नाम है सोमनाथ भारती, प्रिय विधायक अरविंद केजरीवाल की, आम आदमी पार्टी के मालवीय नगर से, जो अरविंद केजरीवाल के बहुत खासम खास हैं। इनका काम है लैंड जिहादियों के द्वारा डीडीए की जगह, सरकारी जगह, हरा भरा स्थान, लोगों के खेलने कूदने की, वहां पर सैर करने की जगह पर कब्रिस्तान बनाने की साजिश लैंड जिहादियों के द्वारा, आम आदमी पार्टी के द्वारा, उनके विधायक के द्वारा की जा रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली वक्फ बोर्ड, जिसने 4 अगस्त 2014 को दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग को पत्र लिखा और उस पत्र में लिखा है कि डिमार्केशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज बेरिंग खसरा नंबर 261 एंड 262, 261 नंबर खसरा, 262 नंबर खसरा हौज खास गांव का, जो कि
वक्फ बोर्ड के कब्रिस्तान की जगह है, उसको वक्फ बोर्ड दिल्ली सरकार को पत्र लिख रहा है कि आई हैव टू स्टेट दैट द लैंड बियरिंग खसरा नंबर 261 and 262 situated at village Hauj Khas, Delhi are duly notified by virtue of Gazette notification dated 16 अप्रैल 1970। 16 अप्रैल 1970 को ये जगह दिल्ली सरकार के द्वारा वक्फ बोर्ड के दी गई, कब्रिस्तान के लिए दी गई। It is pointed out that legal notice has been served upon the Delhi Waqf Board to liberate the above said land from the encroached land grabbers and restore the same to the public issue। ये वक्फ बोर्ड की एप्लीकेशन है, वक्फ बोर्ड की डिमांड है, और इसी जगह को सोमनाथ भारती के लेफ्ट और राइट आम आदमी पार्टी के नेता लियाकत और मकसुद्दीन उस वक्फ बोर्ड की कब्रिस्तान की जगह पर कब्जा करते हैं, और फिर डियर पार्क जो जनता के लिए है, मालवीय नगर में रहने वाले रिहायशी लोग, जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो वहां पर सैर करने जाते हैं, अब वो चले हैं उस डियर पार्क पर कब्जा करने के लिए, कब्रिस्तान बनाने के लिए। ये एक दिल्ली में आम आदमी पार्टी के काम करने का एक तरीका कि पहले सत्ता हासिल करो। अमातुल्लाह खां वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया, उन्होंने दिल्ली की सबसे पुरानी मस्जिद फतेहपुरी मस्जिद के नीचे चलने वाले प्राइमरी स्कूल, जो कि मुसलमान बच्चों के पढ़ाई के लिए, तालीम के लिए होनी चाहिए, उस जगह को उन्होंने स्कूल हटाकर दुकानें बना दी, वहां से पैसा उगाही की, उसको राजनीतिक रसूख के लिए इस्तेमाल किया। उसी तरह से यहाँ पर जो कब्रिस्तान वक्फ बोर्ड की जगह पर है, उस पर आम आदमी पार्टी के विधायक के गुर्गों ने, उनके खास ने कब्जा किया, बिल्डिंग बनाई, और अब नया कब्रिस्तान लोगों के सैर करने वाली जगह डियर पार्क पर किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जी बताएं, क्या यही आपका काम करने का मॉडल है, एजेंडा है, कि आप अपने विधायकों को आपने खुली छूट दे रखी है, कब्जे करो, भ्रष्टाचार करो, लैंड जिहाद करो, कुछ भी करो, हमारे पास गुलाबी नोटों की गड्डियां आनी चाहिए। यही मकसद आज अरविंद केजरीवाल का और उनकी सरकार का रह गया है। ये विषय बहुत ही ज्वलंत है, मालवीय नगर की जनता के अंदर बहुत ही रोष है, और इसलिए आज जनता के बीच में, लोगों के बीच में भारतीय जनता पार्टी ये कहना चाहती है कि अरविंद केजरीवाल, आखिर आप भ्रष्टाचार में इतना डूब गए कि आपने लोगों की जो जमीन है, जो पार्क की जगह है, उस पर भी आपने लैंड जिहादियों के द्वारा कब्जा शुरू करा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे दिल्ली बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आदेश गुप्ता इसको संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बिल्डिंग और लैंड माफिया जो है उसका बोलबाला है, और लैंड जिहाद का इन्होंने नाम दिया, और कहा कि अरविंद केजरीवाल की सरकार में अब डियर पार्क पर कब्रिस्तान बनाने की कोशिश हो रही है, और उसके साथ ही साथ बिल्डिंग माफिया को सोमनाथ भारती का संरक्षण प्राप्त है, उन्होंने खुला आरोप लगाया। तो फिलहाल वापस लौटते हैं अपनी चर्चा पर। हमारे साथ में 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। विनीता हरिहरन बीजेपी से, विजय कौशिक कांग्रेस से, और राजगोपालन जो कि सीनियर जर्नलिस्ट है। हमारे साथ में जो अभी विनीता जी ने जो अपनी बात रखी, उस बात को वहीं से शुरू करते हैं और विजय कौशिक जी के पास आते हैं। विजय कौशिक जी, आपने सुना कि किस तरह से उन्होंने बताया कि पिछले काफ़ी समय से, और हमने अपनी स्टोरी में भी बताया कि 200 से ज़्यादा आरएसएस के कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। उसके बावजूद जो तुष्टीकरण की राजनीति है कांग्रेस वो कहीं ना कहीं करती हुई दिखाई देती है। अब भी आपको लगता है कि आरएसएस कार्यकर्ताओं की के ड्रेस की जो खाकी पैंट है उसको जलाते हुए पोस्टर लगाने की जरूरत है? क्या आपको लगता है कि पीएफआई को अभी भी सामाजिक संगठन बताए जाने की जरूरत है कांग्रेस की तरफ से? देखिए, सबसे पहली बात मैं स्पष्ट कर दूं कि आज की समय में जो खाकी निक्कर है वो आरएसएस का गवेश नहीं है। और उस पोस्टर को आप गौर से देखिए, उसमें लाल बेल्ट बंधी हुई है उस निक्कर में।
तो लाल बेल्ट भी आरएसएस के गणवेश में कभी भी शामिल नहीं थी। जिस समय एक खाकी निक्कर चला करता था उस समय काले रंग की बेल्ट का प्रचलन था या ब्राउन कलर की बेल्ट का प्रचलन था, लेकिन लाल रंग की बेल्ट का प्रचलन नहीं था। फिर जिस खाकी निक्कर का त्याग खुद आरएसएस ने कर दिया, खुद अपनी तरफ से एक तरीके से उसमें आग लगा दी, तो अगर कांग्रेस एक ऐसा पोस्टर लगा रही है तो उससे भाजपा को ऐतराज क्यों है? भाजपा पहली बात को ऐतराज, चलिए आप अपनी पहले बात पूरी भाई करिए। ऐतराज होना चाहिए था आरएसएस को। आरएसएस ने भी खुद कह आप दिया अपनी कि बात उनका पूरी कर गणवेश लीजिए, नहीं। फिर आगे बात करेंगे जी। और आरएसएस ने भी कह दिया उनका गणवेश नहीं है, और कांग्रेस ने भी स्पष्ट कह दिया है इस मुद्दे पर कि ये कोई निक्कर नहीं है, हम केवल एक विचारधारा को प्रदर्शित करना चाहते हैं। अब भाई खाकी ड्रेस तो जो है पुलिसकर्मियों की भी होती है और अफसरों की भी होती है, सब एक जैसे नहीं होते। तो हम स्पष्ट तो एक करेंगे, विचार स्पष्ट करेंगे कि आखिर वो किसकी निक्कर जला रहे थे, किसकी विचारधारा जला रहे थे। हाँ जी, ये खाकी निक्कर एक तरीके से एक ताकत को प्रदर्शित करता है। एक ताकत जब निरंकुश हो जाती है, बेलगाम हो जाती है और उसके चलते देश की जनता का यानी शोषण कि होने मन लगता है। भावे मूड हिलावा, भाई भाई से आपने लड़ने खाकी लगता निक्कर है। जलाई भी और उसको कहने तो का हम साहस उस- भी नहीं कर पा रहे हैं कि हम उस जी। विचारधारा को जला रहे हैं। और जैसे रास्ते अब चलिए, आपने वो विचारधारा जलाई, तो जब आरएसएस कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है उसकी भर्त्सना क्यों नहीं की जा रही है? अब उसकी बात बताता हूं। देश में अगर कहीं किसी भी आरएसएस कार्यकर्ता की ये हत्या हो रही है तो ये बड़ा दुखदाई है, और कहीं ना कहीं अब मैं इसके लिए बीजेपी को जिम्मेवार मानता हूं। क्योंकि ये वही पीएफआई है जिसके ऊपर शाहीन बाग में आरोप लगे कि भाई ये सारी फंडिंग कर रहे हैं वहां पर, उत्तर प्रदेश में दंगे फसाद कराने के आरोप लगे, और हमने बार बार सरकार से मांग की थी कि भाई अगर ये आतंकी संगठन है इसको बैन किया जाए और इससे जो भी लोग जुड़े हुए हैं आप लोग तो उसको सामाजिक संगठन बता रहे थे, आप तो उसको सामाजिक संगठन बता रहे थे विजय कौशिक जी। आप लोग उसको सामाजिक संगठन बता रहे थे। जिस तरह से अभी आपने कहा कि वो निक्कर पता नहीं किसकी थी, वो एक सत्ता को दर्शाती है, खुलकर ये भी नहीं कह पा रहे हैं कि वो जो हमने निक्कर जलाई, यानी कि मन भावे मूड हिलावा आपने कह दिया। अब जब फंसते हुए नजर आ रहे हैं, चलिए आर राजगोपालन जी को इसके साथ जोड़ते हैं। आर राजगोपालन जी, आपने विजय कौशिक जी को सुना, उन्होंने कहा कि वो निक्कर आरएसएस की नहीं थी, लेकिन खुलकर इस बात का खंडन भी नहीं किया कांग्रेस ने कि वो आरएसएस की नहीं थी। नहीं सुशील जी, जो कांग्रेस के बारे में बात नहीं करना अच्छा उचित रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस अभी आपका प्रवक्ता ने भी केरला को अलावा घुमा रहे। केरला सब्जेक्ट है, केरला मैटर जी। केरला में आरएसएस लीडर श्रीनिवासन पालक्काड में पिछले अप्रैल में दिगांत किसी ने शूट कर दिया है, किसी ने मार दिया है जी। 27 लोग पीएफआई वर्कर्स अरेस्ट किया है। इसके बारे में राहुल गांधी ने चुप्पी चांदी क्यों करा है? राहुल गांधी का पाद यात्रा कह रहे, क्योंकि वो तुष्टिकरण एक हिंदू विरोधी संगठन कांग्रेस है केरला में, क्योंकि एक पर्टिकुलर संगठन के लिए वो सपोर्ट करती है। सेकंड थिंग, मुझे लगता है जो एसआईटी ने आज की चार्जशीट फाइल किया है 26 लोगों को खिलाफ, वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जब हम बात कर रहे हैं, मैं पूरी की पूरी कागज हमारा पास है। इस 26 लोगों में 26 के 26 एक पर्टिकुलर समुदाय का है। ये क्यों श्रीनिवासन को पीछे पड़ा है? इसको कांग्रेस क्यों कंडम नहीं करती है जी? पूछेंगे आरएसएस निक्कर उसको नीचे क्यों 145 दिन रखा है? कांग्रेस प्रवक्ता ने उसको स्पष्टीकरण करना चाहिए जी। जो निक्कर को नीचे 145 दिन क्या है? उसको बीच में आरएसएस खत्म हो जाएगा क्या? ऐसे पोस्टर में एक पर्टिकुलर समुदाय का आग लगाने के लिए कोशिश कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस का जी, इसका जवाब ले लेते हैं विजय कौशिक जी। एक सेकंड कांग्रेस अभी राहुल गांधी वायनाड से एमपी है, केरला में कम से कम 200 लोग आरएसएस लोगों को मरवा दिया है। हिंदू ऑर्गेनाइजेशन का हिंदू लोगों को मार रहे हैं पीएफआई। इसके ऊपर कांग्रेस को स्पष्टीकरण करना चाहिए, राहुल गांधी का स्पष्टीकरण करना चाहिए, क्योंकि वो मौनी चुप्पी रहना ठीक नहीं है। ये एक पर्टिकुलर समुदाय को वोट बैंक पॉलिटिक्स को वास्ते जी, एक पर्टिकुलर समुदाय को खिलाफ एक पर्टिकुलर समुदाय का आपने सपोर्ट नहीं करते हैं, सपोर्ट करते हैं जी। एक दुविधापन है जी। सेकेंड, राहुल गांधी अगले 2024 में पालक्काड में कंटेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उधर हिंदू खिलाफ
कांग्रेस हो गया करके प्रचार हो गया, वो तमिलनाडु में नहीं तो कर्नाटका में घुसना। चलिए इसका जवाब ले लेते हैं विजय कौशिक जी से। विजय कौशिक जी, समय लगभग समाप्त हो गया, बहुत संक्षेप में चाहेंगे। राहुल गांधी आखिर क्या वजह है, खंडन नहीं कर रहे हैं? तुष्टीकरण की जो राजनीति है, कहीं उस पर उसके भाव पर कहीं कोई दिक्कत ना आए इसलिए? कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि किसी की भी हत्या होती है तो चाहे वो आरएसएस का कार्यकर्ता हो, चाहे वो बीजेपी का कार्यकर्ता हो, चाहे आम आदमी हो, उसके दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। और मैं ये कह रहा हूँ, ये केंद्र की निकम्मी सरकार कर क्या रही है? अगर 200 से ज्यादा सरकार निकम्मी जो कर रही है, जो आप उसको निकम्मा बता रहे हैं, आप तो भर्त्सना भी नहीं कर रहे हैं। बात राजनीति की हो रही है, एक्शन पे नहीं बात हो रही है, बात राजनीति की हो रही है। आपने तो एक शब्द भी नहीं कहा और आप कह रहे हैं कि सरकार निकम्मी है। आपको अपने मुंह से भर्त्सना करने में दिक्कत हो रही है, आप सरकार को निकम्मा बना रहे हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है जिसकी जांच एनआईए से करानी चाहिए सरकार को। अरे साहब, आप उसकी भर्त्सना तक नहीं कर पा रहे हैं, आप कर रहे हैं एनआईए से जांच कराइए, सीबीआई से जांच कराइए। चलिए इस चर्चा को विराम देंगे यहीं पर। विनीता हरिहरन जी, बहुत शुक्रिया आपका, और आर राजगोपालन जी आपका भी शुक्रिया, विजय कौशिक जी आपका भी शुक्रिया। और निश्चित तौर पर वास्तव में मैं इसमें समय हमारे पास बहुत कम रह गया, लेकिन हम विनीता हरिहरन जी से एक सवाल दरअसल पूछना चाहते थे। विनीता हरिहरन जी, जिस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति, मैं बहुत चाहूंगा कि संक्षेप में जवाब दें, जिस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति केरल में चल रही है और एक के बाद एक आरएसएस कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं, किस तरह से देखती है? क्या इसका किस तरह से इस पर रिवर्ट बैक करेगी बीजेपी? क्या कुछ करेंगे कार्यकर्ता? कैसे इस लड़ाई को लड़ेगी? जैसे एब्सोल्युटली इसको बहुत ही गौर तरीके से लेना होगा ये बात, क्योंकि इट इज हैंड इन ग्लव। जो स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस की डिपार्टमेंट और फायर फोर्स की डिपार्टमेंट से भी हैंड इन ग्लव है ये सब। तो इसकी जो निकल आ रही है, जो एविडेंस निकल आ रही है, इट विल डेफिनेटली नेशनल लेवल पे ये ले जाएगी ये टॉपिक, और ये डेफिनेटली देयर विल बी एन एक्शन अगेंस्ट पीएफआई। इट्स हाई टाइम जो पीएफआई के अगेंस्ट जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में डिक्लेयर होनी चाहिए पीएफआई। कार्यकर्ताओं में कैसे दम भरेंगी? दरअसल मैं ये जानना चाह रहा हूं, जो कार्यकर्ताओं के खिलाफ जो चीजें हो रही हैं, किस तरह से कार्यकर्ताओं में के अंदर एक जो आत्मसंतोष का भाव, लड़ने का भाव जो लेकर आते हैं, वो कैसे लाएंगे? जी एब्सोल्युटली, जो अभी जो अरेस्ट हुई है वही एक आत्मविश्वास देने वाली बात है। जो अबू बकर की जो अरेस्ट हुई है और उनकी जो डिटेल्स निकल आई है, वो वैलिडेट करती है जो बीजेपी और आरएसएस की स्टैंड है, जो पीएफआई और एसडीपीआई जैसे ऑर्गेनाइजेशंस की जो ग्रास रूट लेवल पे जो काम केंद्र सरकार पीएफआई पर चलिए बहुत शुक्रिया विजय कौशिक जी। आप लोग एक भर्त्सना तो कर नहीं सके, एक शब्द मुंह से निकलता नहीं है, उसके बाद फिर केंद्र सरकार पर कह रहे हैं। तो चलिए अब चर्चा को समाप्त करेंगे। विनीता जी आपका शुक्रिया, आर राजगोपालन जी आपका शुक्रिया, विजय कौशिक जी शुक्रिया। चर्चा को यहीं विराम देंगे, इसको समाप्त करेंगे। लेकिन दरअसल जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है कि बीजेपी की सरकार जो है वो कोई कार्य नहीं कर रही है, आपकी तरफ से तो साहब कोई इस पर भर्त्सना तक नहीं की गई।